हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आमिर रिजवी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट एंड जेई 2020 क्रैश कोर्स और यहां पर हमारा यूनिट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और यहां से हम लोग स्टार्ट करके क्लास 11 देन क्लास 12 की ऑर्गेनिक को पहले कवर करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। हाइड्रो वर्ड यहां पर हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्बन यहां पर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है CH4, C2H6, C6H6, C6H5, CH3। तो ये सब कहलाते हैं प्योरली हाइड्रोकार्बन, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा कुछ नया एलिमेंट नहीं होता। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3, COOH। मुझे यहां पे कुछ नया दिख रहा है और उस नए का नाम है ऑक्सीजन, न्यू एलिमेंट है ऑक्सीजन। C2H5SH बहुत स्पेशल कंपाउंड है। इथाइल मेरकैप्टन, LPG सिलेंडर्स में जो स्मेल आती है ना लीकेज होने पर, वो इस कंपाउंड की वजह से आती है। C2H5SH, यहां मुझे सल्फर दिख रहा है। CHCl3, यहां मुझे क्लोरीन दिख रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर अदर एलिमेंट्स भी हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये कंपाउंड अगर हम देखें, इस तरह के कंपाउंड प्योरली हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ अदर एलिमेंट भी है तो ये कंपाउंड्स कहलाएंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई है। हम लोग अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हमें यहां पे इस यूनिट को कुछ सेक्शन में पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। वहां पे सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन। बेसिकली अल्केन वो हाइड्रोकार्बन है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन है जहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, वन प्लेस और मोर देन वन प्लेस पर डबल बॉन्ड होता है। फिर इसके बाद थर्ड टाइप हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा अल्काइन। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और वहीं पर हम लोग फोर्थ पार्ट जो इसका पढ़ने वाले हैं वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के कंपाउंड, नॉन बेंजीन कंपाउंड, हकल्स रूल जैसे बहुत स्पेशल टॉपिक हैं। और अगर हम लोग प्रीवियस 10-20 इयर्स के पैटर्न को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बने हैं वो अभी तक बने हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। चाहे आप जेई का प्रीवियस लास्ट 10-20 इयर्स का पैटर्न देख लो जो पहले AIEEE के नाम से हुआ करता था, या नीट का पैटर्न देख लो जो पहले ऑल इंडिया PMT के नाम से हुआ करता था। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं एरोमेटिक से, और बाकी इसके अलावा एल्केन, एल्कीन, अल्काइन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल ये एक छोटा सा कुछ इंट्रोडक्शन है, आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम लोग वन बाय वन इसे कवर करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है अल्केन। अल्केन हमारा फर्स्ट पार्ट है और आज के वीडियो में हमें कंप्लीट अल्केन को कवर करना है। तो पेशेंस रखना और बहुत इजीली हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ताकि आज आप लोग अल्केन के जितने भी क्वेश्चन आपके नीट और जेई के आए हुए हैं या आपके पास जो भी बुक है आप उससे कवर कर सको। सबसे पहले अल्केन को हम लोग देखते हैं। अल्केन क्या होते हैं, तो हम सब लोगों को मालूम है अल्केन वो हाइड्रोकार्बन है जहां कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ होता है सिंगल बॉन्ड। तो ये होते हैं सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स।
हम लोग अगर बात करें अल्केन की, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये किसी भी अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, और मैं बात कर रहा हूं ओपन चेन अल्केन की। ये जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर ओपन चेन अल्केन। लेकिन वहीं आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर अल्केन साइक्लिक है तो साइक्लिक अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, आप कोई सा भी एग्जांपल देख लो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन से डबल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो साइक्लिक अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब अल्केन्स जो होते हैं, ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिविटी, मैं आपको ये बात बता दूं, अल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, पोलैरिटी बॉन्ड में ज्यादा नहीं है, तो ये होते हैं लेस रिएक्टिव ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिविटी। दे आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। इन्हें पैराफिन्स भी बोला जाता है क्योंकि लैटिन टर्म पैराफिन जो है, इसका मतलब है, पैरम का मतलब बेसिकली टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से ये पैराफिन बना है, पैरम प्लस एफिन। पैरम का मतलब होता है लेस या लिटिल, और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी या रिएक्टिव। तो अल्केन्स जो होते हैं, इनको हम लोग लेस रिएक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, लेस पोलैरिटी बहुत कम है इनके बॉन्ड में, और इसीलिए इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। पैराफिन्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म, पैरम का मतलब है लेस या लिटिल, और एफिन्स का मतलब है रिएक्टिव। तो ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई। हालांकि और भी कुछ चीजें, मैं साइड हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्केन में ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। एल्केन के अंदर जितने कार्बन हैं सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, सिंगल बॉन्डेड है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और यहां पर हम लोग कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड हमेशा होता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? ये बॉन्ड हमेशा होता है सिग्मा बॉन्ड, और कोई वीक बॉन्ड नहीं है भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है। और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होना, लेस पोलैरिटी होना, दो चीजों की वजह से अल्केन हो जाते हैं लेस रिएक्टिव, और इसीलिए इनका नाम होता है पैराफिन। तो आप लोग फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अल्केन का अब आता है नेक्स्ट पार्ट। इंट्रोडक्शन हो गया, अल्केन क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, ये भी हो गया। अब आता है आइसोमेरिज्म। तो मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, जितने भी अल्केन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं, और स्ट्रक्चरल में भी सिर्फ शो करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑल अल्केन exhibit structural, वो भी कौन सा स्ट्रक्चरल, चेन आइसोमेरिज्म। जितने भी अल्केन होते हैं वो स्ट्रक्चरल या चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, एक्सेप्ट CH4 मतलब मीथेन, C2H6 ईथेन, और C3H8 दैट इज प्रोपेन।
मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये तीनों कोई आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते, किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म नहीं होता इनमें। तो ध्यान रखना, कन्फर्मेशन एक अलग चीज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल में एल्केन मोर देन 3 कार्बन वाले जो मोस्टली आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं वो स्ट्रक्चरल है, और स्ट्रक्चरल में भी चेन आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन, ये तीनों कोई आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते। अब अगर हम बात करें यहां पर ये ब्यूटेन है, C4H10, तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ब्यूटेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स जो बना सकता है चेन आइसोमर्स वो बना सकता है 2। पेंटेन में कितने होंगे तो 1 इंक्रीज कर दो, कितने शो करेगा 3। हेक्सेन कितने शो करेगा तो इधर 2 इंक्रीज कर दो, पहले मैंने 1 इंक्रीज करा, अब मैं 2 इंक्रीज कर रहा हूं, तो है ये कितने शो करेगा मैक्सिमम 5। हेक्सेन मैक्सिमम शो करेगा 5। और इसके बाद पहले मैंने 1 इंक्रीज करा, 2 इंक्रीज करा, और फाइनली यहां पर अगर मैं हेप्टेन को देखूं तो हेप्टेन मैक्सिमम जो आइसोमर, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स बना सकता है वो बना सकता है 9। तो थोड़ा सा याद कर लेना, काम आएगा, हमारे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। देखो ये 2 आइसोमर्स शो कर रहा है, फिर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 1 आइसोमर बढ़ा दिया, तो ये कितने शो करेगा 3। ये 3 शो कर रहा है, अब मैं कितना बढ़ाऊंगा, बस मैं डबल करता जा रहा हूं, मैंने 2 बढ़ा दिए, तो नेक्स्ट कितना शो करेगा 5। फिर ये कितने एग्जिबिट करेगा, तो यहां मैंने 2 बढ़ाए थे, अब आगे मैं 2 का डबल इंक्रीज करूंगा, कितना इंक्रीज करूंगा 4। तो आगे नेक्स्ट मेंबर कितने आइसोमर्स बना रहा है 9। हालांकि ये डबल वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 8 कार्बन तक करना, इसके बाद 8 कार्बन वाला जो मेंबर है दैट इज C8H18, ये एग्जिबिट करेगा 18 आइसोमर्स। बस यहां तक याद कर लेना, बहुत काम आने वाला है। ये कितने आइसोमर्स शो करेगा 2, नंबर ऑफ आइसोमर्स हैविंग 5 कार्बन, 3, 5, 9 एंड 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करो और एंजॉय करो। तो यहां पर अब हम लोग एक सिंपल सी ट्रिक के बाद स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा ध्यान देना आप लोग। एल्केन को बनाने के मेथड, यहां कुछ छोटे छोटे से टेक्निकल पॉइंट्स आने वाले हैं जिसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट मेथड देखते हैं वो है सेबेटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन। अब बेसिकली सेबेटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन में होता यह है कि यहां पर हम लोग रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है एल्कीन या फिर अल्काइन। एल्कीन या अल्काइन का रिडक्शन कराते हैं, और कैसे रिडक्शन होता है, तो यहां मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। RCH डबल बॉन्ड CH2, एक सिंपल सा मैंने एल्कीन लिया और इस एल्कीन का मैं रिडक्शन करा रहा हूं। रिडक्शन कराने के लिए बेस्ट है यहां पर लेना, यूज करना निकल। हम लोग निकल कैटलिस्ट लेते हैं और टेम्परेचर भी हाई रखते हैं, अराउंड 200 डिग्री टू 300 डिग्री। निकल के अलावा हम लोग और यहां पर यूज कर सकते हैं रेने निकल। ध्यान रहे, निकल और रेने निकल में स्लाइट डिफरेंस होता है। रेने निकल को एल्यूमिनियम के साथ अलॉय फॉर्म में करा जाता है, नॉर्मली निकल को एल्यूमिनियम के साथ अलॉय बनाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम सेपरेट करते हैं तो निकल हाईली एक्टिव हो जाता है, तो ये कहलाता है रेने निकल। रेने निकल के अलावा यहां पर हम लोग प्लैटिनम, पैलेडियम जैसा कोई भी मेटल ले सकते हैं। तो फाइनली जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के रिडक्शन से हमें मिल जाता है एल्कीन।
2 हाइड्रोजन है, फर्स्ट इस कार्बन पे ऐड होगा, सेकंड यहां ऐड होगा, तो ये रिएक्शन कहलाता है सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस ध्यान रहे कैटलिस्ट का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट इज RX। एल्काइल हैलाइड या RX होता है, हेलोएल्केन भी कहते हैं इसे हम लोग। यहां पर हम लोग ये बात जानते हैं कि R एक कार्बन चेन है और X यहां पर हेलोजन है, तो यहां पर मैं ले रहा हूं RX। इसका रिडक्शन करने के लिए बेस्ट है, यहां पर हम लोग ले लेते हैं जिंक विथ एसिडिक एसिड, या फिर हम लोग जिंक कॉपर कपल विथ इथेनॉल ले सकते हैं। ये ETOH जो आपको दिख रहा है वो इथेनॉल है। तो फाइनली जब आप रिडक्शन कराते हो, इस बात का ध्यान रहे, यहां पर X की जगह क्लोरीन, यहां पर X की जगह हम लोग ले सकते हैं कोई भी हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। आयोडीन नहीं लेना है। आयोडीन को क्यों नहीं लेना है आगे बता रहा हूं। फाइनली जब आप रिएक्शन करते हो तो यहां पर R के साथ वी हैव 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन X को निकाल देगा, सेकंड हाइड्रोजन इस R के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये जो RH आपको दिख रहा है आप चेक कर लेना, ये एल्केन है। हम लोग R की जगह क्या क्या ले सकते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां R की जगह आप ले सकते हो CH3, C2H5, C3H7 एक्सेट्रा। आई मीन कोई भी अल्काइल ग्रुप आप लोग R की जगह रख सकते हो यहां पर। अब इसी रिएक्शन में अगर आयोडो एल्केन है तो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, फिलहाल इतना नोट कर लो। यहां पर हमारे फर्स्ट 2 मेथड हो चुके हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम आने वाला है, गलती से नहीं छोड़ना है, बहुत स्पेशल है। देखो यहां पे मैं बताने वाला हूं तुम लोगों को एक बहुत स्पेशल हिंट। आयोडो एल्केन या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप हो, आयोडो एल्केन और एनी अदर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, आयोडो एल्केन या आयोडो एल्केन के अलावा कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके साथ ऑक्सीजन लगा है फंक्शनल ग्रुप में, उसका रिडक्शन हम कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड इनटू एल्केन, can be reduced into alkane by using HI and red phosphorus। अगर हम लोग आयोडो एल्केन या आयोडो एल्केन के अलावा कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लें जिसके फंक्शनल ग्रुप में वो ऑक्सीजन लगा है, चाहे 1 ऑक्सीजन हो या मोर देन 1 ऑक्सीजन हो, तो ऐसे कंपाउंड चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो RCHO, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ ऑक्सीजन लगा है, आयोडो एल्केन या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन लगा है, इन कंपाउंड को अगर इन कंपाउंड को हम लोग HI से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ऐसी सिचुएशन में इनका रिडक्शन होगा और एल्केन बन जाएगा। कैसे बनेगा आप लोग यहां पर देख सकते हो, फर्स्ट आयोडीन विथ सेकेंड आयोडीन, ये बनाने वाला है I2 और हमारे पास बच रहा है इधर से R और इधर से H, तो ये बन जाएगा R बॉन्ड H, और R बॉन्ड H को हम लोग एल्केन बोलते हैं। इसी तरह बाकी के रिएक्शंस भी ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सीधे MCQ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। बाकी के रिएक्शन भी यही होंगे और इन सभी रिएक्शन से बनने वाला है R बॉन्ड H, और R बॉन्ड H को हम लोग बोलते हैं अल्कीन। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है, ये लॉजिक आप लोग याद कर लेना कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है,
अगर उस कंपाउंड को HI से रिएक्ट कर डाला, काम हो जाएगा हमारा, सीधे एल्केन बनेगा। फिलहाल काफी बड़ा कंपाउंड बन चुका है, आप नोट कर लो। क्योंकि हम लोग रिडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो रिडक्शन का नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। मैं आपको यहां पे 2 रिएक्शंस को एक साथ कंप्लीट करके बता रहा हूं, बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, ये कीटोन है और ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या कीटोन अगर आपके पास है, तो आपके पास इसके रिडक्शन से एल्केन बनाने के 2 रिएक्शंस हैं, या तो क्लेमेंसन या वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं। अगर हम लोग इसका रिडक्शन करें जिंक मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन से, जैसे जिंक एमलगम कहते हैं, और इसके साथ HCl होता है, और यहां हमारे पास बन गया एल्कीन, तो ये रिएक्शन कहलाएगा क्लेमेंसन। क्लेमेंसन रिएक्शन या रिडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। और वहीं इस रिएक्शन में अगर हम लोग लेते हैं हाइड्राजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और KOH, और यहां पर बनता है एल्कीन, तो ये रिएक्शन कहलाएगा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। देखो, क्योंकि हम क्लास 11th नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स के हिसाब से हमें कुछ रिएक्शंस जो बहुत इजी बच्चों वाले रिएक्शंस हैं वो डायरेक्ट भी लिखना आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंसिंग और इन सब को लेके अगर आपको डिटेल लग रही है तो यार कमेंट कर देना, वो भी मैं अलग से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको इसी तरह कवर करना हमारे लिए ज्यादा ईजी रहेगा। अब यहीं पे कीटोन है, अगर कीटोन का रिडक्शन मैं कराता हूं, ZnHg जिंक मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन, साथ में HCl लिया हुआ है, और यहां पर बनता है अल्केन, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉम्बिनेशन जहां भी लेते हैं हम लोग, वो रिएक्शन क्लेमेंसन रिएक्शन कहलाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यहां पर भी लेता हूं हाइड्राजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्राजीन अलॉन्ग विथ KOH, और यहां पर एल्कीन बनता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन या वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों ने जिंक एमलगम लिया है अलॉन्ग विद HCl तो ये कहलाएगा क्लेमेंसन, और अगर हाइड्राजीन और KOH का कॉम्बिनेशन लिया है तो ये कहलाएगा वुल्फ-किश्नर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, नोट कर लो। पूरा जो गेम है वो, इस गेम जो है वो रिएजेंट्स पर है और कुछ नहीं है, आप लोग नोट कर सकते हो। प्रिपरेशन में हमारा रिडक्शन वाला पार्ट तो एंड हो चुका है, अब हम आते हैं रिएक्शन विथ मेटल वाले पार्ट में, बहुत स्पेशल है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वुड्स रिएक्शन, एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो वुड्स रिएक्शन में करते क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ईजी है। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों को लेना होता है सेम हेलोएल्कीन, सेम हेलोएल्केन मतलब RX सेम लेना होगा विथ सोडियम मेटल। रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम मेटल के साथ, रिमेंबर सेम हेलोएल्केन विथ सोडियम मेटल हम लोग रिएक्शन कराते हैं, और यहां पर बनता है एल्कीन। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बनेगा, और प्रोडक्ट है एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन इवन होंगे। इवन कार्बन मतलब 2, 4, 6, 8, 10, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन ही होंगे, उसके अलावा ऑड का कोई चांस नहीं है। रिएक्शन देख लेते हैं। हम लोग यहां पर ले रहे हैं हेलोएल्केन R बॉन्ड X, और इसका रिएक्शन मुझे कराना है सोडियम से, तो मैं R की जगह ले लेता हूं CH3, और X हेलोजन है, मैं ले रहा हूं Cl। इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं सोडियम मेटल के साथ,
क्योंकि साफ लिखा है सेम हेलो एल्केन, तो जो भी हेलो एल्केन लेना है वो मोर देन 1 लेना है। तो यहां पर आ गया मेरे पास सेकंड क्लोरोमीथेन। जब मेटल का यूज करोगे तो यहां पे रिएजेंट या मीडियम होना चाहिए ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के अंदर ये रिएक्शन चल रहा है। फाइनली जब हम रिएक्शन देखते हैं तो ये पूरा 2 सोडियम विद 2 क्लोरीन यहां पर निकल जाएगा, तो ये दे देगा 2 NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl, और यहां का CH3 और ये वाला CH3 मर्ज हो जाएंगे और बना देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज ईथेन। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें आएंगे नंबर ऑफ कार्बन इवन 2, 4, 6, ऑड का तो कोई चांस ही नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेम हेलो एल्केन विथ सोडियम मेटल। मान लो अगर मैं यहां पे डिफरेंट हेलो एल्केन लेता हूं, विथ डिफरेंट RX, अगर मैं डिफरेंट हेलो एल्केन लेता हूं, डिफरेंट हेलो एल्केन लेने पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। ये मेरे पास फर्स्ट हेलो एल्केन है, मान लेते हैं CH3Cl, और इसका रिएक्शन मैं सोडियम मेटल से करा रहा हूं। सेकंड हेलो एल्केन है C2H5Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे विद डिफरेंट RX, मतलब डिफरेंट हेलो एल्केन, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मल्टीपल कैसे बनेंगे? ये वाला CH3 पहले तो यहां से निकाल दो 2 NaCl, चलो यहां पे 2 NaCl निकल गया। फाइनली ये CH3 और C2H5 आपस में मिलेंगे, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो रिएक्शन हो गया, लेकिन ये रिएक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन इज दैट पहले CH3 का सिर्फ 33% इस C2H5 के 33% के साथ मिलेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इस CH3 का रिमेनिंग 66% आपस में मर्ज हो जाएगा। सिमिलरली, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये C2H5 या CH3 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, पहले डिफरेंट के साथ जुड़ेगा, फिर आपस में सेम जुड़ जाएंगे। यही होगा C2H5 के साथ, पहले C2H5 डिफरेंट एल्काइल से जुड़ेगा, फिर रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे और यहां बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। तो आप देख सकते हो कोई एक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बना, यहां बने हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो फिलहाल आप लोगों के सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे नोट कर लो और जल्दी नोट करो आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी रिएक्शन में अगर मैं मेटल बदल देता हूं, बस मेटल बदल रहा हूं, मेटल यहां पर ले रहा हूं मैं जिंक, बस मेटल चेंज कर दिया और मेटल ले लिया है मैंने जिंक, वही कंडीशन रखी है, सेम हेलो एल्केन विथ जिंक मेटल, बस मेटल चेंज करा। तो मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन का नाम भी चेंज हो जाएगा और ये रिएक्शन कहलाएगा फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन में सब कुछ कॉमन है, चाहे आप किसी भी एंगल से देखो, यहां पर भी इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले ही प्रोडक्ट बनते हैं। सेम हेलो एल्केन होना चाहिए, डिफरेंट लोगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा, सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस इस बात का है कि फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम लोग लेते हैं जिंक मेटल, जिंक विद 2 क्लोरीन विल गिव्स ZnCl2। तो वुड्स और फ्रैंकलिन में कोई डिफरेंस नहीं है, 99% रिएक्शन सेम है, बस डिफरेंस है तो मेटल का। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे वुड्स कहलाएगा, जिंक के साथ करोगे फ्रैंकलिन कहलाएगा। अब फाइनली आप लोग नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो।
तो यहां पर एक बात समझ में आ गई, चाहे रिएक्शन वुड्स हो या फ्रैंकलैंड हो, कभी भी ऑड नंबर वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चाहे ऑड नंबर वाला 1 कार्बन वाला हो, 3 कार्बन वाला हो, 5 कार्बन वाला हो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन नहीं बनता। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन नंबर 5, फिफ्थ रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशल माना जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। डीकार्बोक्सिलेशन जब भी हम करते हैं तो हमें लेना होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA। जब भी नाम आएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक तो ये फॉर्मूला याद रखना, RCOONA। इसका रिएक्शन कराया जाता है विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं और यहां प्रोडक्ट गिव्स एल्कीन with 1 carbon less than reactant। with 1 carbon less than reactant। हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ चुका है, आप देख लो। इस रिएक्शन से जो अल्केन बनेगा उसमें 1 कार्बन रिएक्टेंट के कंपैरिजन कम होगा। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। हमें रिएक्टेंट लेना है RCOONA, तो यहां पर मैं ले रहा हूं RCOONA, ये आ गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, और इसका रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड क्विक लाइम, और जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब COONA या उसके आगे के ग्रुप का निकल जाना। क्या बन रहा है, COONA और NaO को मिला दो तो ये बना देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और फाइनली हमारे पास बच रहा है यहां से R और यहां से H, तो ये R बॉन्ड H ये बन गया अल्कीन। और आप देख सकते हो क्योंकि Na2CO3 निकलेगा तो उसमें 1 कार्बन चला जाएगा, इसीलिए प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में 1 कार्बन होता है लेस देन रिएक्टेंट। इसी रिएक्शन से रिलेटेड एक और रिएक्शन है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों को किसी भी कंपाउंड का लिक्विड फॉर्म मतलब सॉल्यूशन लेना होता है, करंट का यूज करके उस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके किसी केमिकल सब्सटेंस या सॉल्यूशन को ब्रेक करना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों को लेना होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट लेना होगा सॉल्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए सॉल्यूशन होना जरूरी है। और फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है प्रोडक्ट कंटेन मोर कार्बन देन रिएक्टेंट। तो आप देख सकते हो एक तरफ हमने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया तो ज्यादा कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, वहीं अदर साइड हमें 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैं ले रहा हूं RCOOK, ये मेरे पास पोटेशियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। क्योंकि मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो मैं साथ में वाटर भी रख रहा हूं, और बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं। बैलेंस करने के लिए मैं पोटेशियम सॉल्ट को डबल ले रहा हूं और वाटर की भी 2 यूनिट ले रहा हूं।
अब क्या रिएक्शन होता है पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे। RCOOK की 2 यूनिट है, मतलब हमारे पास R कितने हैं 2। पहले इन दोनों R को निकाल देते हैं, R बॉन्ड R, ये बन गया अल्केन। यहां R की जगह जितने भी कार्बन रहे होंगे, मान लो CH3 रहा होगा तो यहां उससे डबल हो गया तो कार्बन बढ़ गए। इसके बाद ये जो COO आपको दिख रहा है ये भी एग्जैक्टली 2 है क्योंकि सबसे पहले 2 लगा हुआ है। इस COO को निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 2CO2। पोटेशियम भी 2 है, 2 पोटेशियम विथ दीज 2 OH, तो ये दे देंगे 2 KOH। और फाइनली यहां से OH निकाल दिए, बच रहे हैं हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं 2, तो ये आ जाएगा H2। इस तरह हमारे पास बनेगा अल्केन, अल्केन विथ डबल नंबर ऑफ कार्बन देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनेगा। और यहां पर हमें मिलेगा अल्केन विथ 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। तो आप लोग इन दोनों मेथड को नोट करो, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर IIT, JEE और नीट। अब हम लोग प्रिपरेशन मेथड के बाद स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन, अल्कीन या अल्काइन में हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। किसी भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग होगा इथेन, इथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम थोड़ा सा यहां पर एक हिंट देखें तो हम लोगों को एक बात और समझ में आएगी, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा कंपाउंड, आप देख सकते हो एक सिंपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन। वहीं पर मैं इस स्ट्रेट चेन कंपाउंड में यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन उतने ही हैं जितने फर्स्ट कंपाउंड में, बस यहां आपको एक सिंगल ब्रांच नजर आ रही है और इसका एक और आइसोमर बना रहा हूं। और आप ध्यान दे सकते हो ये मैं चेन आइसोमर बना रहा हूं। फाइनली हम लोग देख सकते हैं, हम लोग यहां पर ये बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमने ब्रांचिंग करी सरफेस एरिया और वैंडरवॉल अट्रैक्शन दोनों कम होते हैं। आप बस इतना याद रखना, ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट लगातार डिक्रीज होता है। तो इन तीनों में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड का जिसे पेंटेन या एन पेंटेन बोलते हैं। उसके बाद इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है जिसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इस कंपाउंड का है जिसको हम नियो पेंटाइल बोल सकते हैं या 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जल्दी से इसे नोट करो आप लोग। ओके, होपफुली नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब यहां पर एल्केन का आता है मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर भी स्पेशल पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। देखो हम लोगों के पास टाइम जो है वो 2.5 मंथ के अराउंड है, और हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अननेसेसरी पॉइंट्स को थोड़ा साइड करते हुए चलना है। अगर आप ये सोचो कि आप डेंसिटी याद कर लो कि ज्यादा डेंसिटी और कम डेंसिटी किसकी है, तो ये बिल्कुल यूजलेस रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी याद करो कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, ये भी यूजलेस रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका प्राइम कंसर्न होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब हम मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं। तो यहां पर एक बात तो यही है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, बट अल्कीन विथ even number of carbon
having higher melting point than adjacent members। मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे अगर मैं बोलूं कि C4H10 का मेल्टिंग पॉइंट मैं कंपेयर करूं C5H12 से, तो C4H10 का मेल्टिंग पॉइंट उसके एडजेसेंट मतलब उसके नेबर्स, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, इससे नेक्स्ट मेंबर और इसका प्रीवियस मेंबर, दोनों के कंपैरिजन इस C4H10 का मेल्टिंग ज्यादा होगा। रीजन इज दैट इट कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये कंपैरिजन जो इवन और ऑड वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट मेंबर्स का है। 4 कार्बन वाले एल्केन को आप सिर्फ 5 कार्बन वाले और 3 कार्बन वाले से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप 4 कार्बन वाले अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट 7 कार्बन वाले से कंपेयर करोगे, तो वहां 7 कार्बन वाले का मेल्टिंग ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एडजेसेंट मेंबर के लिए ही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो आप लोगों को, तो आप जल्दी से नोट कर लो। आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े ही सिंपल स्पेसिफिक मेथड से हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास अल्केन है और अल्केन को मैं जनरली R बॉन्ड H से शो कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं इस एल्केन का रिएक्शन करा रहा हूं किसी हैलोजन से। चलो मैं ले लेता हूं Cl2। अगर मैं अल्केन का रिएक्शन हैलोजन से कराऊंगा तो ऑब्वियस ही बात है, ये रिएक्शन कहलाएगा हैलोजिनेशन। ये रिएक्शन कहलाएगा हैलोजिनेशन। और इस रिएक्शन को कराने के लिए, हैलोजिनेशन हमारा प्रॉपर हो जाए, इसके लिए हमें लेना होगा, या तो हम लेते हैं पेरोक्साइड, या फिर हम लोग लेते हैं सनलाइट, या फिर ये रिएक्शन होता है एट हाई टेम्परेचर। अब पेरोक्साइड, सनलाइट या हाई टेम्परेचर, तीनों में से जो भी लोगे, ये हमेशा सपोर्ट करता है रेडिकल फॉर्मेशन। क्या सपोर्ट करता है? ये AIEEE का पूछा गया क्वेश्चन है। जब रेडिकल बनेगा तभी जाकर हैलोजिनेशन सक्सेसफुली हो सकता है। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा गया है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। सनलाइट फ्री रेडिकल या हायर टेम्परेचर पे अगर हैलोजिनेशन कराओगे तो वहां पर रेडिकल फॉर्मेशन इजीली होता है, इसीलिए हैलोजिनेशन हम इन तीनों में से किसी की भी प्रेजेंस में कराते हैं। जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहां पर एल्केन और हाइड्रोजन, एल्केन का एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन सेपरेट होंगे। वी हैव 2 हैलोजन। फर्स्ट हैलोजन इस कंपाउंड के साथ R के साथ जुड़ेगा तो ये बना देगा क्लोरो अल्केन, और ये हाइड्रोजन के साथ सेकंड क्लोरीन जाएगा, बन जाएगा HCl। अब यहां पर हैलोजन हाइड्रोजन को हटाकर आके इस एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। हैलोजन हमेशा प्रिफर करता है, ऑलवेज प्रिफर, आप लोगों को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन तो पता होगा, तो मैं आपको बता दूं हैलोजन हमेशा 3 डिग्री कार्बन वाले हाइड्रोजन को निकालना पसंद करता है। अगर चेन में 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है तो वो 2 डिग्री कार्बन वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, और अगर 2 डिग्री कार्बन भी नहीं है तो हैलोजन निकालेगा 1 डिग्री कार्बन वाले हाइड्रोजन को। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH3, और मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहा हूं क्लोरीन से या ब्रोमीन से। ऐसी सिचुएशन में ये मेरे पास देख सकते हो आप लोग, ये कार्बन CH3 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन आगे सिर्फ सिंगल कार्बन से जुड़ा है। बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है।
तो क्लोरीन कौन से कार्बन से जाकर अटैच होगा? 1 डिग्री वाले कार्बन से, दोनों में किसी भी एक से जोड़ दो, या 2 डिग्री वाले कार्बन से। ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री से ज्यादा प्रेफरेंस हेलोजन की होती है 2 डिग्री पर, तो हेलोजन इस कार्बन पे अटैच होगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात आप सभी लोगों के लिए। प्रेफरेंस ऑफ हेलोजन हर कोई नहीं पढ़ता है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन क्वेश्चन यही बनता है। अब अगर हम लोग यहां पर, ये हमारा हो गया फर्स्ट रिएक्शन, और यहीं पर इस एल्केन का सेकंड रिएक्शन मैं कर रहा हूं नाइट्रेशन। कुछ नहीं है, नाइट्रेशन में आप लोगों को किसी भी अल्केन का रिएक्शन करा देना है सिंपल नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन करने वाला केमिकल HNO3 है। क्या हम लोग HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं HONO2? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जब रिएक्शन करेंगे तो ये OH इस H के साथ निकलेगा, बना देगा HOH, मतलब वाटर, दिस OH विद दिस हाइड्रोजन। बच क्या रहा है हमारे पास? RNO2। तो ये RNO2 फाइनली आगे जाकर बना देगा नाइट्रोअल्कीन। तो यहां पर हम लोग लेते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो। तो फिलहाल स्पेस की थोड़ी सी कमी दिख रही है, आप इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे फर्स्ट 2 रिएक्शंस थे। अब हमारे पास यहां पर आता है थर्ड रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में बेसिकली हमारे पास अल्केन होना चाहिए, अल्केन विथ 5 और मोर कार्बन। हमारे पास अल्केन होना चाहिए 5 और मोर कार्बन। तो यहां पर मैं अल्केन को डिनोट कर रहा हूं R बॉन्ड H से, और इसका रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ अलॉन्ग विद SO3, जिसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर इसे ओलियम भी बोलते हैं, क्योंकि H2SO4 और SO3 कंबाइन लोगे तो बन जाएगा H2S2O7। ओलियम बोल दो या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर बोल दो, एक ही बात है। H2SO4 को हम लोग HOSO3H करके भी लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे, दिस हाइड्रोजन ऑफ अल्केन विद दिस OH कंबाइन एंड गिव्स वाटर, और अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर आ रहा है SO3H। तो इस तरह हमारे पास बनता है सल्फोनिक एसिड। यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है सल्फोनिक एसिड। ध्यान रहे, अल्केन विथ 5 और मोर कार्बन। अच्छा, SO3H अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है। यहां पर भी इसकी जो पसंद है ना SO3H प्रिफर टर्शरी हाइड्रोजन, देन सेकेंडरी एंड देन 1 डिग्री। आई होप समझ में आ गया हो। टर्शरी कार्बन देखेगा तो पहले उस पर अटैक करेगा, अगर चैन में टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी को ढूंढेगा, और अगर सेकेंडरी भी नहीं है तो भैया जो प्राइमरी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल। अब हम लोग यहां पर फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। आइसोमराइजेशन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपके पास एक सिंपल एल्केन होता है विथ मोर देन 3 कार्बन, एटलीस्ट मोर देन 3 कार्बन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 1, 2 एंड 3 कार्बन वाले एल्केन किसी भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर हम लोग इसे AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रखें तो यहां पर हमें चेन में कुछ चेंजेस नजर आएंगे। ये एक स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, आगे जाकर ये बना देगा 2-मिथाइल प्रोपेन। सीधे हमें चेन में चेंज नजर आ रहा है, चेन में चेंज नजर आ रहा है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा।
और इस तरह ये रिएक्शन विदाउट एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी एटम ऑफ अ एलिमेंट, ना तो कोई एटम ऐड हुआ ना कोई सब्सट्रैक्ट हुआ, बस स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम आइसोमराइजेशन या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा एक और रिएक्शन जो काफी स्पेशल रिएक्शन माना जाता है, ये रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब किसी कंपाउंड में एटलीस्ट 6 कार्बन टू 10 कार्बन हो। 6 to 10 कार्बन होंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और यहां पर हम लोग कंपाउंड को हीट करेंगे Cr2O3 और Al2O3 की प्रेजेंस में। अब ये कैसे होता है, चलो 6 कार्बन वाला एल्केन लेता हूं। तो 6 कार्बन वाला एल्केन है C6H14, इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सेन। अगर हम लोग हेक्सेन को Cr2O3 और Al2O3 के कॉम्बिनेशन के साथ हीट करते हैं तो सबसे पहले हेक्सेन देता है C6H12 बाय रिमूविंग 1H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। मैंने आज के लेक्चर में बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन है उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसे फॉलो कर रहा है। और साइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n, नंबर ऑफ कार्बन से एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन होते हैं। और जब हम इसे फर्दर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3 तो यहां से निकलते हैं 3 यूनिट ऑफ H2 दैट इज 6 हाइड्रोजन और ये बन जाएगा C6H6 और ये C6H6 कहलाता है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब हम इसे जनरली IIT नीट के लिए ज्यादा स्पेशल नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में चीजें पता होना चाहिए। इसका नेक्स्ट रिएक्शन आता है पायरोलाइसिस, और बेसिकली पायरोलाइसिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर किसी भी अल्केन को आपने इतनी ज्यादा हीट दे दी कि वो अल्केन टूट गया तो इस प्रोसेस का नाम पायरोलाइसिस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल C3H8, ये हमारा एक अल्केन है जिसका नाम है प्रोपेन। इस प्रोपेन को हम लोग एक्सेसिव हीट दे रहे हैं, अराउंड 450 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो ये अल्केन ब्रेक होगा और ये देगा प्रोपीन, और प्रोपीन के साथ ये रिलीज कर देगा हाइड्रोजन। मतलब किसी भी स्मॉलर फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाना पायरोलाइसिस कहलाता है। जरूरी नहीं है कि इस प्रोपेन को ऐसे ही आप ब्रेक करो, आप इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4। जब किसी की पायरोलाइसिस करो तो तुम दो काम कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1, तुम उसमें से H2 निकाल दो। H2 निकालोगे तो बचे हुए फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख दो, जरूरी नहीं है ऐसे स्ट्रेट चेन लिखो। कैसे लिख सकते हो आप, 8 हाइड्रोजन में से 2 निकाल दिए, बचे कितने 6 हाइड्रोजन, तो इसे हम लिख सकते हैं C3H6। सिंपल है, C3H8 में से H2 निकाल दिया, बचेंगे 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। सिंपल। इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो हम या तो H2 निकाल दें या CH4। अगर मैं CH4 निकालता हूं तो मेरे पास यहां से क्या बच रहा है, यहां मेरे पास बचेंगे 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो हम इसे लिख सकते हैं C2H4। मैं आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो जब भी पायरोलाइसिस करना हो या तो H2 को निकाल देना बाहर या CH4 को बाहर निकाल देना, और बाहर निकालने से पहले इन्हें नोट कर लेना। फाइनली आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है। आज हमने अल्केन को कंप्लीट करा। स्पीड को लेकर बिल्कुल मत डरना आप लोग, क्योंकि स्पीड हमें इतनी ही मेंटेन करके रखनी है। अगर आप सिंसियर हो, आप फोकस्ड हो, आपको लगता है कि आप नीट और जेई को कंप्लीट कर सकते हो, इस एग्जाम को क्रैक करके आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो, अपनी पसंदीदा फील्ड में जा सकते हो, तो आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा, इस स्पीड को मेंटेन रखना होगा।
जितना आज मैंने डिस्कस करा है इसे आप रिवाइज करो, क्योंकि बीच में हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, शीट्स डिस्कस करनी है। आपकी किसी भी तरह की क्वेरी अगर आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।